अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज दो राय के पहले हिस्से में एक मरतबा फिर बात करेंगे मनी ट्रेल की, मगर अब के बाद शरीफ फैमिली की नहीं बल्कि इमरान खान साहब की हुकूमती हलकों और बाज़ मीडिया चैनल्स की जानिब से ये बात सामने आई है कि इमरान खान ने अदालत उज़्मा में अपना मनी ट्रेल देने से इनकार कर दिया। मगर आज खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसी की वजाहत पेश की और अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का फिर भरपूर दफा किया। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि इमरान खान के लंदन फ्लैट्स का मामला शरीफ खानदान के मामले से कितना मुख्तलिफ है और क्या आने वाले दिनों में अदालत उज़्मा ने फैसले से इमरान खान के सियासी करियर को भी कोई नुकसान पहुँचाना है या पहुँचा सकते हैं कि नहीं। अगले कुछ हिस्सों में हम अल्लाह अल्लाह करके पैनामा के मौजू के अलावा भी कोई बात करेंगे। फसी भाई, आपने सोशल मीडिया पे ट्विटर पे आपने कहा कि जी हम किस बारे में बात करें, और काफ़ी लोगों ने कहा कि भाइयों पैनामा से हमें निजात दिला दो। हाँ। उसके अलावा कोई सी भी बात करनी है तो कर लें। तो आई वाज थिंकिंग अगर हम ज़रा स्पीड थ्रू कर लें। हाँ। जो आज का ये पैनामा क्रॉनिकल्स बन गए। हाँ। पहले बात हो रही थी मनी ट्रेल, अब हो रही है जी इमरान खान साहब की मनी ट्रेल। फसी भाई, अगर आप तब मुंतखब नुमाइंदे नहीं थे तो क्या वर्ल्ड क्लास जो एथलीट्स थे तब क्या हमारी क्या जावेद मियाँदाद साहब से ये तवक्कुआत हैं कि वो 80 की दहाई वाली जो रसीटें वो अपने साथ रखें? आई डोंट नो कि ये इसके देखें, इसके ये अगर हम पे पैनामा केस लागू होता किसी लिहाज से तो फिर हम आपसे भी पूछ दें कि आपके पास है। अगर आप कहते हैं कि आपके पास मनी ट्रेल क्यों नहीं है या रिकॉर्ड क्यों नहीं है, ये तो एक नेचुरल इसका कॉन्सिक्वेंस है। इस केस की जो नौयत है ऑब्वियसली थोड़ी डिफरेंट है अगेन, लेकिन सिमिलैरिटीज़ भी कुछ है। जब आप अगर स्टेटमेंट्स देख लें, एक ज़माने में जो बनी गाला प्रॉपर्टी थी, कह दिया था कि ये गिफ्ट था, ये लोन था, ये था, तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है जो टिट फॉर टैट हो रहा है। आप इल्ज़ाम लगाते हैं, वापस एक इल्ज़ाम आ जाता है, फिर आप उसकी वजाहत करते हैं और उससे एक बढ़ के इल्ज़ाम डाल देते हैं। लेकिन इसमें एक साइड जो है वो कह रही है कि जी हम पे इल्ज़ाम लगा और हमने पूरी तौर पे सफाई दी। बल्कि अगर आप सुन लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब का कहना क्या था कि जो मनी ट्रेल वहाँ से लंदन का फ्लैट बिका, उसका सेट कितने का बिका, उस पैसे को जमायमा को दियो, उधर से पैसा पाकिस्तान आया, बैंकिंग, ये सारी ट्रांजैक्शन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। 83-84 में फ्लैट लिया, कितने का लिया, मॉर्गेज कितने की है, पेमेंट्स दी गई। मैंने कैरी पैकर का जो मैं 77 से 79 खेलता था उसका मैंने लेटर दिया। ये है डायरेक्टेड वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट ऑस्टिन रॉबर्ट्स। ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट था $25,000 साल का। ये कतरी खत नहीं है कि सुना था ये हुआ तो सुना था वो हुआ। हलाल का पैसा कमा के पाकिस्तान पैसा लेके आऊं, 20 साल बाहर कमाई की, आज एक मेरा रुपया पाकिस्तान से बाहर नहीं है, सारा पैसा पाकिस्तान है, मेरे नाम पे है, कोई बेनामी नहीं है। फसी भाई, हॉट टेक। तो वो तो यही है कि आप कह रहे हैं कि कानून जो होता है ना वो ये नहीं देखता कि आप ईदी है, ये है, ठीक है ना। कानून जब लागू होता है सब पे लागू होता है। अगर आप ये एप्लीकेशन करते हैं तो आप फिर कॉन्टेक्स्ट उसका नहीं कह सकते कि मेरा ये यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है कि सब कह रहे हैं कानून अप्लाई हो। तो ये जो पर्टिकुलर डिफेंस है ये एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है कि ये इतना बुरा नहीं है जितना वो दूसरा केस है। ठीक है, लेकिन इधर क्या नौयत मुख्तलिफ नहीं है अगर आप मुंतखब नुमाइंदे ना हो? नहीं, ये तो है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन है, बड़े लीडर है, पॉसिबली हैव अ शॉट एट द प्रीमियरशिप एज वेल। तो सब पे अब स्क्रूटनी आएगी और यही तो इसका एक नतीजा है जो आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव टू डील विद दैट सेड। लेकिन आप मेरे ख्याल से इत्तेफाक करेंगे, या हम दोनों शायद साबिक अटॉर्नी जनरल फान कादर साहब से इत्तेफाक करेंगे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिन्होंने फरमाया कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो सरबराह हैं वो जो केस फेस कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सा हाथी है, और जो ये पीटीआई के लीडर का जो केस अभी चल रहा है वो एक छोटा सा चूहा है। अगर आप उसकी संजीदगी देखें और अगर आप उस केस की नौयत देखें, इस पर मैं वैसे ज़रूर आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो कानून है उसको इस तरह बराबर पढ़ना चाहिए। हाँ। आपके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने फरमाया और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब गए तो इमरान खान साहब भी ज़रूर
डिस्क्वालीफाई होंगे. द फैक्ट दैट खुर्शीद शाह साहब इज सेइंग इट बतौर सरबराह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो इस बात में एक खासी आयरनी भी आ जाती है. फिर सबको करें फिर आप DQ. हाँ, तो ये तो एक मसला है ना, यही तो इसी तो सब डर रहे हैं कि सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो फिर चलेगा क्या. ये जो तीसरा केस है, इस पे अगर आप PTI का देख लें, ये फॉरेन फंडिंग वाला केस, इसमें भी लाइक जो एलिगेशन है वो आई डोंट बिलीव कि उन्होंने पैसे शायद किसी लॉबी से लिए हो, ये हो सकता है कि कुछ सस्पेक्ट सोर्सेज हैं, लेकिन जब आप ओपन कर देते हैं अपने पार्टी की डोनेशंस या फंडिंग में, उसमें तो सब कुछ आ सकता है. आप ये तो नहीं देखते 10 रुपए किसने दिए या 1000 दिए, ठीक है ना. लेकिन इसमें जो PTI के वकील और इमरान खान साहब खुद, ठीक है ना, वो नापेशगी को आते हैं, डिले करते रहे हैं, और मुझे ये सेंस आता है कि ये जो पर्टिकुलर केस है ये PTI बहुत एक्टिवली अवॉइड कर रही है, और इसमें क्या वो कुछ है जो शायद प्रॉब्लमेटिक हो जाए. और अगर मेरा जो अपना असेसमेंट है वो ये है कि ये जो जनरल नैरेटिव है कि ये कोई किसी अगर हम इक्विवेलेंट ले लें, जिंदल ने दिए हैं, ठीक है ना, या नेतन्याहू ने दिए हैं, ठीक है ना, वो आई डोंट सी दैट इज पॉसिबल. मुझे सिर्फ शक होता है कि शायद ये हो कि मे बी सम ऑफ द मनी जो ट्रांसफर हुआ है वो सही तरीके से उसका तौर तरीका गलत था. बिल्कुल. और वो भी अगर आप फिर देखें, मैंने देखा है कि लाइक फ्रॉम PTI टाइम्स हर चीज़ की एक्सक्यूज़ आ जाती है. वो अगर शौकत खानम के पैसे होते तो फिर आदमी फिर भी कहता है कि चाह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल सम है वो सही चैरिटी में पूरी चले जाए, इसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं या कोई टैक्स कॉस्ट होते हैं वो बच ले तो ज़्यादा लोग को फ़ायदा होता है. वो भी वैसे गलत बात है, लेकिन अगर उन्होंने पार्टी फंडिंग के केस में ये किया है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम. ठीक, आई एग्री विद यू, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. अगर आप लेकिन अब आ जाएं तनकीद की जो नौयत है आजकल की, कि जब भी आप कोई इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे, तो उनमें कुछ जो अनासर हैं वो फिर बात करते हैं शौकत खानम के ख़िलाफ़. ये मुझे लगता है इंतहाई तशवीशनाक बात है कि आपकी जो सियासी मुबाहिसा है वो फिर तब्दील हो जाए इसमें. जब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हिसाब देने वाले अब हिसाब नहीं दे रहे, वो तनकीद जायज़ है कि भाई आपके अपने लीडर के टहरे में खड़े हुए हैं, अगर इमरान खान साहब इस तरह का कुछ हो रहा है तो ठीक है, दुरुस्त, जायज़, आपको करना चाहिए. वो हुकूमत वक्त है, वो अपोजिशन है, ये आपस में एक डिस्कशन जारी होनी चाहिए. लेकिन फसी भाई, अगर आपके हस्पतालों का, अगर आपके सेहत के शोबे का और तालीम के शोबे का इतना बुरा हाल है, अगर बीच में एक चैरिटी हस्पताल अच्छा काम कर रहा है तो खुदा के वास्ते आप उसको महफूज रखें, उस पर मत आप कीचड़ उछालें. ये जो बात ही है, इस तरह का आप नैरेटिव बना रहे हैं, मैं समझता हूँ. जल्दी से एक बात मैं ये कह दूं कि इस पे आई एग्री विथ यू. शौकत खानम जो है वो एक नेशनल एसेट है. इट्स कटिंग एज कैंसर अस्पताल, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और ये सियासत से बाहर होना चाहिए. और ये जो कुछ अपॉर्चुनिस्टिक अटैक्स इस पे आए, ये बिल्कुल बैड टेस्ट में भी है, और सेकेंडली इसका किसी एक पार्टी का फ़ायदा नहीं है, ये सब का फ़ायदा है. इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं जो रेकमेंड करता हूँ, और ये मैंने 1-2 दफ़ा देखे हैं, जब इमरान खान साहब खुद जाते हैं, जब वो टॉक्स कर रहे होते हैं शौकत खानम के बारे में, उस वक्त ही शुड नॉट बी डिस्कसिंग बैनामा, ठीक है, पॉलिटिक्स, ठीक है, या PMLN, ठीक है, बिकॉज उस पे एक कम से कम वो एक इंस्टीट्यूशन है, ये मल्टी जनरेशनल पाकिस्तान का साथ है. फसी भाई, ये फायदा होगा पाकिस्तान को और शौकत. एग्रीड फसी भाई. अगले हिस्से में बात करेंगे. बात ये होती है कि जब आप उंगली उठाते हैं तो 5 उंगलियां वापस आप पे उठती हैं. फसी ज़का साहब मीडिया एथिक्स पे बात करेंगे. रहिएगा हमारे साथ. वेलकम बैक टू दो राय. प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक और अहम नुक्ते पर बात करेंगे. पैनामा केस के हवाले से फैसला तो महफूज हो गया, मगर उस सारे अरसे में मीडिया का किरदार क्या रहा और जनरली मीडिया का क्या किरदार रहा. मुकदमा तो एक था, मगर मुख्तलिफ TV चैनल्स और अखबारात की रिपोर्टिंग और तजिए अलग अलग सुनने को मिले. पैनामा केस अदालत उज़्मा के साथ साथ TV चैनल्स पर भी मौजूए बहस रहा, और इस हवाले से आला अदलिया के जजेस ने भी अपने रिमार्क्स दिए. इस हिस्से में हम मीडिया की जिम्मेदारियों और ख़बरों की तरजीहात के हवाले से ही बात करेंगे. फजी भाई, से पहले कि वी स्टार्ट, हमारे साथ उमर मसूद साहब हैं. किसी मेरे ख्याल से तारुफ के मोहताज नहीं, कॉलम नगार भी हैं, तजिया कार भी हैं.
عمار صاحب ویلکم سر, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی ہم نے ایک خصوصی شو کیا تھا, وہ آئی تھنک اس شو کی ہسٹری کا ایک ہائی پوائنٹ تھا, اور انہیں وہ بھی آپ کے ساتھ وہ شو کر کے بہت مزہ آیا. اچھا, بٹ وی آر گریٹفل کہ آپ بھی آ سکے. جناب اگر ہم ابتدا اس سے ہی کریں, جو خبروں کا زینت بنا رہا پیناما کیس, اس پہ آپ ایک چینل پہ جاتے تھے تو نظر آتا تھا کہ ایک جماعت سے تعلق ہے, پھر آپ ایک اور نجی چینل پہ جاتے تھے تو نظر آتا تھا کہ ایک اور جو آپ کے پٹیشنرز ہیں ان سے تعلق تھا. تو ہوا یہ کہ آپ کے جو عام کنزیومر ہے وہ پھر جس طرح آپ ٹھنڈے پانی اور گرم پانی کو مکس کرتے ہیں, وہ پھر دونوں چینلوں کو اس کے شانہ بہ شانہ ان کو دیکھتا رہا. تو یہ اس میں میڈیا کا کردار اس کیس, خصوصی طور پہ اس کیس میں کیا اس کا ہونا چاہیے, اور جنرلی آپ کی میڈیا اس سے اپنا جو موقف ہے اس کو درست کس طرح کرے؟ بھئی بات یہ ہے کہ جو میڈیا کا کردار ہے نا, اگر اف یو الاؤ می, اور آج میں بہت زیادہ سنجیدہ گفتگو کے موڈ میں نہیں ہوں آپ کی اجازت سے, تو تھوڑا سا لائٹ ٹون پہ بات کرتے ہیں. بڑی سنجیدہ بات ہو چکی ہے, بڑے لفظ لکھے جا چکے ہیں. تو میڈیا جو کرنٹ میڈیا ہو گیا ہے یہ بڑا دلچسپ ہو گیا. اور اگر ہم نیوز اینکر سے بات شروع کریں, پھر پروگرام اینکرز اور پھر کالمسٹ پہ آتے ہیں, تو وہ ایک خاتون تھیں, وہ کسی اور چینل کی تھیں. انہوں نے بڑے شدت کے ساتھ یہ اعلان کیا. میں ڈان کے حوالے سے وہ بتاتا ہوں, قصہ ڈان کا نہیں ہے. انہوں نے کہا میں ہوں ڈان اور آپ دیکھ رہے ہیں شازیہ. تو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے لوگوں سے. لیکن جو اینکرز کے حوالے سے ہے نا, ہمارے ہاں کسی زمانے میں جو رپورٹر یا صحافی ہوتا تھا اس کی کوئی بیٹ ہوتی تھی, وہ اس پہ کام کرتا تھا. اب ہمیں اچانک پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص آئی ایم ایف کے جو افیئرز ہیں اس پہ ساری دسترس رکھتا ہے. اچھا, اس سے فارغ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے جو عدالت کی کارروائی ہے اس پہ بھی اس سے زیادہ عالم شخص کوئی نہیں ہے. اس سے فارغ ہوتے ہیں تو آئین پاکستان کا جو ہے اس پہ بھی ایک ہی شخص سچ بولنے والا ہوتا ہے. پھر اگر کرائمز کی بات ہو جاتی ہے تو وہ صاحب کرائم کے تھانوں کے معاملات ڈی ایس پی لیول تک ہر چیز کو سمجھتے ہیں. ہنسنا مت, ہماری بات ہو رہی ہے. وہ جو ہے نا, اور وہ اس قدر وثوق ہے, اردو میں ایک لفظ ہے وثوق, کہ وہ اس شدت کے ساتھ بات کرتے ہیں, ان کو ان سے آرگو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں. تو وہ بیٹ شیٹ والا اب معاملہ ختم ہے. اب وہ اپنے جو بھی نالج ہے اس سے قوم کو بیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو شاید یہ کہنا نہیں چاہیے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے پاس میٹرک کی ڈگری نہیں ہے, جن میٹرک نہیں کیا. اس پہ آپ کا آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ تعلیم کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن ان کا علم سے بھی کوئی تعلق نہیں. ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پچھلے سال ہمارے نیشنل اسمبلی میں وہ جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان وہ فائٹ ہوئی تھی, اور ملک کافی مایوس ہوا تھا کہ اتنی سستی فائٹ سین کسی نے نہیں دیکھا تھا پہلے. اور اب جب پیناما کیس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے تھے تو یہ میڈیا کیوں فیل ہوا کہ ان دونوں کے درمیان ہاتھ پائی نہیں کروا سکے؟ اچھا بھائی, ویسے کوشش انہوں نے بڑی کی, آپ نے کوشش کے سارے نمبر دینے چاہیے. اصل میں اینکرز جو ہے نا وہ ہمارے ہاں سب سے بڑا فینومینا بن گئے ہیں. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس ملک کی تقدیر کیا ہوگی, پرائم منسٹر کیا کرنا چاہیے, پرائم منسٹر کو عدالتوں کو کیا فیصلے کرنے چاہیے, کالمسٹ کو کیا لکھنا چاہیے. اور وہ بعض تو ان میں سے ایسے ہیں کہ اگر واٹس ایپ کی گھنٹی بجے تو اٹھ کے سلوٹ کرنا چاہیے. تو وہ ان میں ظاہر ہے اپنے اپنے پوائنٹ ہے, لیکن خبر اور خبریت کی اہمیت ہونی چاہیے. مجھے جو دکھ ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں کسی صحافی کی خبر باؤنس ہوتی تھی, اور خبر باؤنس ہو سکتی ہے, جو بھی محنت کرتے ہیں لوگ وہ ان سے غلطی کا امکان ہوتا ہے. تو اس کے بعد اس کو اپولوجائز کرنا پڑتا تھا, سر عام اس کو اعتراف کرنا پڑتا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, میں شرمندہ ہوں. لیکن ہم نے بہت سارے ایسے منظر دیکھے کہ روز رات کو ایک محفل جمتی ہے, ایسی ایسی خبریں دی جاتی ہیں. ان میں سے چند ایک میں آپ کو گنوا بھی دیتا ہوں کہ وہ ایک صاحب ہیں, وہ بڑے معروف اینکر ہیں, روز رات کو انہیں فوجی دستے چلتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں اور پرائم منسٹر کی ہاؤس کی طرف جاتے نظر آتے ہیں.
ہیں اور وہ یقیناً یہ سوچتے ہوئے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ عمر قید اگر پھانسی نہ ہوئی تو عمر قید ہو جائے کم از کم سزا یہ ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 1-to-1 میٹنگ ہوتی ہے, اس کے اندر کیا کہا وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ایسے دھڑلے سے بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے یہ وہاں پہ موجود تھے, ان کے مشورے سے وہ 1-to-1 میٹنگ ہوئی ہے. تو صحافت کا معیار ذرا مختلف ہو گیا ہے, اب ہمیں سنسنی زیادہ پھیلانی ہے. جو الیکٹرانک میڈیا آیا اس کی وجہ سے بعض میں کہتا ہوں کہ خود روز صحافی بن گئے. جیسے جنگل میں کچھ بوٹیاں اگ جاتی ہیں نا, تو وہ انفارچونیٹلی وہ ہوتا یہ ہے اس سے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ سارے جنگل کو آگ لگا دیں. تو یہ which is a very sad aspect of this modern journalism. جہاں تک پاناما کیس کے تعلق ہے, اس پہ شاید ہی کوئی شخص یہ کہہ سکا ہوگا جو کہنا چاہیے تھا. چند ایک نے کوشش کی لیکن شاید ان کے اوپر ریٹنگ کا یا باقی چیزوں کا پریشر تھا, وہ نہیں کر سکے کہ ایک کیس اگر سپریم کورٹ میں ہے وہاں پہ بڑے ہم میرے آپ سے اور فصیح سے لائق لوگ موجود ہیں, یہ ہمیں مان لینا چاہیے. وہ معزز جج صاحبان اس کا فیصلہ کر رہے ہیں اینڈ وی آر ناٹ سپوزڈ ٹو ڈسکس دیٹ. لیکن ہر آدمی نے نہ صرف ڈسکس کیا, اس نے اپنے طرف سے دلائل دیے, اپنی طرف سے استغاثہ بنا اور فیصلہ سنا کر اٹھا. میں تو کہتا ہوں کہ وہ اسے کیا کہتے ہیں, وہ جو ہتھوڑی سی ہوتی ہے, ہاں گیون, وہ ان کے شو کا پارٹ کیوں نہیں ہے, اور ان کے شو کے نام اب نام تبدیل کر دینے چاہیے. نام ان کا سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور اس طرح کے نام رکھ دینے چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ لیکن عمار صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ اب کیونکہ سنسنی خیز ہیڈ لائنز کا یہ دور شروع ہو گیا ہے, تو اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے, کیونکہ یہ جو رجحان ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. بھئی دیکھیے, ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سچائی سے بڑا آئیڈیا کوئی نہیں ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کوالٹی بہرحال سامنے آتی ہے, یہ چیزیں ٹیمپریری ہیں. ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ ابھی بھی میڈیا ہمارے لیے بڑی ریسنٹ چیز ہے. نمبر آف چینلز ابھی بھی ہمارے ہاں بہت کم ہے. آپ انگلینڈ گئے ہوں گے, اسکائی باکس لگائیں, 1000 چینل آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سبجیکٹو چینل ہیں کہ ایک چینل میں نے دیکھا جو صرف 3 گھنٹے کی موبائل آفرز آپ کو بتاتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن وہ ایک چینل ہے. جیسے سپورٹس میں ہے تو کرکٹ کا علیحدہ چینل ہوگا, باسکٹ بال کا علیحدہ چینل ہوگا, اور پھر اس کی فردر ڈویژننگ ہو جائے گی. ابھی تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آہستہ آہستہ یہ مطلب جو ہم لوگ ہیں نا, یہ مان لینا چاہیے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو قوموں کے فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو شخص اسکرین پر اپیئر ہوتا ہے وہ فیصلہ کن طاقت ہے. تو میڈیا میں بھی میرے خیال میں اب چیزیں پہلے سے کچھ بہتر ہوئی ہیں اور مزید بہتر ہوں گی. جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ چینلز کو پارٹی نہیں بننا چاہیے, اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ خبر اور خبریت کو اہمیت دی جائے. سچ جو ہے وہ الٹیمیٹلی سامنے آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. عمار صاحب, ہم آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی پیناما کیس کی روشنی میں میڈیا کی ذمہ داریاں اور خبروں کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ عمار مسعود صاحب ہیں. عمار صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جی ہم ایک سنسنی خیز ٹرینڈ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اگر ہم آ جائیں بنیادی ذمہ داریوں پہ کہ جی یہ شو جناب براہ راست لائیو جا رہا ہے تمام ٹی وی سکرینز میں, وہ ٹی وی سکرینز پتہ نہیں کون سے گھرانوں میں ہیں, کون سے سٹوڈیوز میں ہیں, تو ایک آپ کی خاص ذمہ داری ہوتی ہے کہ کیا کنٹینٹ کنوے ہو رہا ہے اور وہ کتنی زیادہ ریسرچ اور کتنی زیادہ اپنی انڈیپینڈنٹ تجزیہ کی بنیاد پہ پھر آپ اس کو ڈسیمنیٹ کر رہے ہیں. تو اس میں کیا کوئی میڈیا کچھ گائیڈ لائنز کر سکتی ہے, یا جس طرح آپ نے کہا ہم اسی طرح کرتے رہیں گے کہ لائیو شو پہ واٹس ایپ کی گھنٹی اور پھر آپ نے سلوٹ کیا؟ یار اس میں آپ کے جملے میں 2 چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اینکروں کو. ایک تو ریسرچ اور انڈیپینڈنٹ تجزیہ. یہ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ عجیب سے لفظ آپ بول دیتے ہیں, لیکن وہ جو ہے نا جب لائیو شو آدمی کر رہا ہوتا ہے, تھوڑا سا پاناما سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو بڑے لطیفے ہوتے ہیں. میں
आई एम स्टिल होस्टिंग अ लेट नाइट ट्रांसमिशन ऑन PTV. उसमें बाज़ औक़ात ना हम तो डील करते हैं आर्टिस्टों के साथ, सिंगर्स के साथ. तो हमारे पास एक सिंगर आए तो वो मुश्किल से सुनते थे. तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि इनका इंटरव्यू नहीं हो सकता, बिकॉज वो सुन ही नहीं सकते मेरा सवाल, तो जिसमें जाहिर है उनकी कोई ख़ता नहीं है. तो उन्होंने कहा यार कि ये लास्ट स्टेज है इनकी, तो कोई ट्रिब्यूट सा हो जाएगा, आप इनको रिकॉर्ड कर लें, इनका इंटरव्यू कर लें. ठीक है. तो मैंने अपनी तरफ से एक ज़हीन एंकर होते हुए उन्हें कुछ सवाल बता दिए कि मैं ये सवाल कहूँगा, आपने ये सवाल के जवाब देने. तो उसके बाद और मैंने उन्हें ये बता दिया अपनी तरफ से ज़हीन बनते हुए. ज़हीन लोगों के साथ होती बड़ी बुरी है वैसे कि अगर जब मैं आपको ये इशारा करूँगा ना तो इसका मतलब ये है कि अब आप सवाल जवाब छोड़ दें, गाना शुरू करते हैं. तो मैंने उनसे पहले सवाल किया कि अब बहुत शुक्रिया आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाएँ और किस चीज़ से आगाज़ करेंगे. तो वो तरतीब भूल गए. ठीक है. लाइव शो है और उन्होंने कहा भैया मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांग की हड्डी टूट गई. अब जाहिर है प्रोग्राम का मूड एकदम मेरा चेंज हो गया, संजीदा हो गया. अब मैं नेचुरली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भैया बाप की तबीयत कैसी है, टांग का क्या हाल है. तो उनकी याददाश्त वापस आ गई. उन्होंने कहा हाँ भाई भाग्यश्री से शुरू करूँगा. अच्छा, अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि मज़ीद सवाल जवाब तो नहीं हो सकते. कैमरा उन पे कट था, मैं अब उन्हें इशारा कर रहा हूँ कि अब गाना शुरू कर दें. अच्छा, उन्हें इशारा भूल गया. ठीक कि इसके क्या मानी थे. मैं इशारा कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखते रहे और फिर कहते हैं वालेकुम अस्सलाम. बड़े तमाशे होते हैं जो थोड़ी सी संजीदा बात है इस हवाले से. देखिए जो करप्शन का आजकल गौगा मचा हुआ है और बहुत ज़्यादा तूफ़ान है कि ये करप्ट लोग हैं, अरबों डॉलर खा गए, मुल्की ख़जाना खाली कर गए. मुझे किसी सेन शख्स को इस बात पे एतराज़ नहीं होना चाहिए कि अगर कोई करप्ट शख्स है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसका एहतसाब होना चाहिए. बदकिस्मती हमारे यहाँ ये होती है कि हम ये कैंपेन्स डेवलप होती. ठीक है. ये हमने माजी में भी देखा है. ठीक है. हमने भुट्टो पे भी धांधली के इल्ज़ाम देखे हैं. हमने बेनज़ीर भुट्टो शहीद पे भी करप्शन के इल्ज़ाम देखे हैं. जो रोल आजकल नवाज शरीफ साहब अदा कर रहे हैं, इमरान खान साहब अदा कर रहे हैं, 88 से 90 के आप अखबारात निकाल लें, एग्जैक्टली यही रोल मियाँ साहब कर रहे थे. मियाँ साहब कर रहे थे. उन दोनों ने अक्लमंदी की कि एक स्टेज पर आकर मीसाक़े जमहूरियत कर लिया. मुझे अंदाज़ा ये है कि आज से 10 साल के बाद इमरान खान साहब और PMLN भी मीसाक़े जमहूरियत साइन कर रहे होंगे, लेकिन शायद उस वक्त तक एक नया इमरान खान क्रिएट हो चुका हुआ. ठीक है. हमें देखिए डेमोक्रेसी हमें ये बताती है कि एक दौरे हुकूमत अगर बुरा है, लोगों ने गवर्नेंस अच्छी नहीं की और करप्शन हुई है, उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप वोट के ज़रिए उन्हें बाहर कीजिए. पीपल्स पार्टी का दौर था, बहुत बुरे हालात थे, उसके बाद लोगों ने वोट से उन्हें फारिग कर दिया. 11 साल एक डिक्टेटर लगे रहे उस पार्टी को ख़त्म करने के लिए. उसी इंटेंसिटी के साथ, उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी. ये बेहतर तरीका नहीं है. अगर मौजूदा हुकूमत से आप मुतमईन नहीं हैं तो इसका हल ये नहीं है कि आप इनके खिलाफ कैंपेनिंग शुरू कर दिए और JIT जैसी मुहिमें शुरू कर दें. आपको बेहतर तरीका ये है कि लोगों का जो हक़ राय दही है, वोट का जो तरीका है, उस तक पहुँचना. एक और सवाल ये जस्ट ऑन द मीडिया, अगर आप ये बताएं, हमने देखा है कभी न कभी जोक्स जो है ना वो टीवी पे एज न्यूज़ रिप्रोड्यूस हो जाते हैं. एक ज़माने में एक छोटा सा आया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना ये वजीरिस्तान का यतीम था और एक चैनल ने चला दिया, ठीक है, गोलगप्पा सा छोटा वजीरिस्तानी बाल भी गोल्डन, ठीक है ना. तो ये जो चीज़ आप इमीडिएटली बिलीव भी ना कर सके, ये हम इतने कंस्पिरेसी माइंडेड क्यों हैं? अच्छा, असल में ना वो इसमें कुछ हमारी कौमी आदतें भी शामिल हैं. हम कहानियाँ किस्से सुनना पसंद करते हैं ना. सीधी सीधी बात अगर कोई आपसे कहे तो आपको उसको लुत्फ नहीं आता. अगर कोई शख्स कहे कि मैं लाहौर से बस में बैठा और इस्लामाबाद आ गया, तो ये तो कोई मज़े की बात नहीं है, अनलेस कि वो उसके अंदर बताए कि दरमियान में क्या हुआ, गुजरावाला क्या हुआ, लाला मूसा क्या हुआ, कारियाँ पे क्या हुआ. वो सारे मसाले हमें दरकार होते हैं. लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूज़ रूम में काम किया होगा. न्यूज़ रूम का जो माहौल होता है ना, वहाँ बहुत कम सेन लोग रह जाते हैं.
वो इस कदर ज़्यादा प्रेशर वाली जॉब है, गलतियाँ लोगों से हो जाती हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप वाली इन्होंने बात की है, ऐसे बहुत लतीफ़े इस मीडिया में हुए। बिल्कुल ठीक। आखिर में उमर मसूद साहब, क्या उम्मीद आप रखते हैं कि मीडिया का एक तरह का प्रोसेस है वो शुरू हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता से आप मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे, संजीदगी की तरफ जाएंगे, रिसर्च की तरफ जाएंगे, अपनी बातों की तौसीक करेंगे? पहले लफ्ज़ कह रहे हैं अच्छा जनाब, वो वाला जुमला छोड़ के अगर तौसीक करने के बाद बात को फिर आप नुमायां करेंगे। भाई बात ये है कि मीडिया बहुत बड़ी पावर बन गया। ठीक है। अब जब आप इतनी बड़ी पावर बन जाते हैं तो फिर आपको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जो मेरा सबसे बड़ा ख़दशा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, किसी के कहे पे या व्हाट्सएप मैसेज पे आपको ख़बर नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये आजकल हो रहा है। इसके ठीक करने का तरीका, इफ़ आई कैन से ऑन योर शो, आपकी इजाज़त से, वो हमने अपना रेटिंग सिस्टम के हवाले से ठीक करना है। देखिए, एक वाहमा सा है कि भाई इस चीज़ की सनसनी की रेटिंग ज़्यादा आती है। क्राइम शो में अगर री-एनैक्टमेंट होगी तो उसकी रेटिंग ज़्यादा होगी। अगर पॉलिटिकल सैटायर में फिल्थी जोक्स होंगे, जुमानी बातें होंगी, उसकी रेटिंग ज़्यादा आएगी। ये एक वाहमा है जो चंद घरानों के बेसिस पे हमने पूरी कौम पे लागू कर दिया है। फ़र्ज़ कीजिए कि फैज़ की गज़ल, नून मीम राशिद की नज़्म, मंटो का अफसाना, बानो कुदसिया का अफसाना, अशफाक साहब की बात, इन चीज़ों की रेटिंग आने लग जाए। ठीक है। मीडिया ऐसी जालिम चीज़ है कि जो कुछ आप स्क्रीन पे दिखाना चाहें, लोग उसी के आदी बन जाएंगे और उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। बिल्कुल ठीक। उमर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का, और खैर मुझे और फसीज़ा साहब को एक, मेरे ख्याल से एक नई रोशनी में इस तमाम पिक्चर को दिखाना हम आपकी वजह से एनलाइटन हुए सर। थैंक यू सो मच। और अगले हिस्से में रैपिड रन डाउन होगा। फसीज़ा साहब ने आपसे कुछ सवाल किया, आपने कुछ जवाब दिए, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। अभी बात हो रही थी हमारे मसूद साहब के साथ और इस आखिरी सेगमेंट में रैपिड रन डाउन करेंगे। फसी भाई, आपको बहुत ज़्यादा सवाल आए, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तखल्लुस ने कहा कि आप बात करें जरसांगा की, वो हैं कौन, ये उनके अभी क्या आफत आई उन पे, और आप क्या रेकमेंड करेंगे लोगों को कि उनको करना क्या चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो जो हुआ वो ये है कि जी जरसांगा ख़ुद एक बहुत नामवर शख्सियत हैं, गलूकार हैं, आपके केबी के अफगानिस्तान में बहुत मशहूर ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है। और मेरे ख्याल से एक माली कोई मामले पे कोई उस तरह का डिस्प्यूट हुआ, माली तनाज़ात पर, उन पे फायरिंग हुई, इंतहाई तशवीशनाक वाक़या हुआ, लेकिन जो SHO साहब हैं वो कह रहे हैं कि 5 लोग उन्होंने गिरफ़्तार कर लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक दैट्स गुड इनफ। इस चीज़ को अदालती निज़ाम ने पूरी चीज़ को अपनी मंजिल पे लेके जाना है। लेकिन जो इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है, आपने कहा कि इतनी नामवर शख्सियत हैं, अफ़गानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से इतना उनका गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन उनके हालात ख़ासे बुरे थे इस हमले से पहले भी। तो आप अपने जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ क्या कुछ कर रहे हैं, वो सबके सामने हमने बल्कि बात भी की थी, आपको याद होगा, आमिर ज़की वाले प्रोग्राम में। हाँ, इसमें यह है कि केपी में एक जो चीज़ हुई है वो ये है कि हमारे आर्टिस्टिक चीज़ें ज़रा कंस्ट्रेन हुए। तालिबान ने बहुत डायरेक्ट और सस्टेन्ड कैंपेन इनके ख़िलाफ़ किया है, तो जो उनका नेचुरल स्पेंड भी था वो थोड़ा बचा कुछ है, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और इमीडिएटली केसेस तो बहुत लंबी तवील होती हैं, लेकिन ये जो इनको हस्पताल में इनकी अभी ट्रीटमेंट है, रिहेबिलिटेशन है, ये सही तरह से बिल्कुल सही। अच्छा फसी भाई, साथ में शहजाद बंगश ने रेकमेंड किया है कि आप एक वीकली सेगमेंट करें, और एग्जैक्ट वही बात जो हमारे मसूद साहब कर रहे थे कि हमें तो ये नहीं पता रिसर्च का मतलब क्या है। वैसे आपने नोट किया होगा जनाब, वो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कर रहे थे जो हम पे सब कुछ हम पे हमें सुना के वो चले गए हैं। उन्होंने कहा कि फैक्ट चेक करें तकरीरों को, कोर्ट्स को, दस्तावेजात को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को और बयानात को, उसको एक आप वीकली वो करें। हम ज़रूर करते, लेकिन फिर उन फैक्ट चेकिंग और प्रेस स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह में घूम फिर के हम मेरे ख्याल से अपनी भी फैक्ट चेकिंग में ज़्यादा देर लगाते। जुल्फ़िकार अहमद ने कहा फेडरल विक्ट्री, वाटर स्ट्रेस, फिल्म इंडस्ट्री। जनाब इन तीनों में से अगर आप एक पिक कर लें।
फेडरर का मुझे पता है बहुत सही तरह से और मैं जो आई कंग्रेचुलेट है मैंने अच्छा विंबलडन में वो एक हीरो की स्टोरी मुझे ज़रा वो याद आती है ये जो इनकी विन थी मुझे इवान लंडल याद आता है अच्छा। वो हमेशा कोशिश करते थे ठीक है कामयाब नहीं हुए लेकिन ये जो रॉजर फेडरर की डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वालिटी है दोनों में लेकिन ये उन्होंने जो किया इट्स बहुत ही जबरदस्त अनलाइक द जेंटलमैन यू आर रेफरिंग टू तो रॉजर फेडरर तो मुस्तकिल कामयाब हुए वो स्ट्रगल की बात स्ट्रगल बिल्कुल ठीक आयशा ने कहा कि कुछ भी कहें लेकिन पैनामा केस के नताइज के बारे में बात ना करें आयशा हमने आज तक पैनामा केस के किसी नतीजे पे बात नहीं की हाँ जो पिछले 3 सेगमेंट थे वो पैनामा केस के मुतालिक जरूर किए लेकिन हम इतने जिम्मेदार है कि हम सब जुड़े इस बात तो कर ही नहीं सकते अच्छा साथ में जनाब हमजा आसिम यूसुफ साहब वो काफ़ी दिलचस्प सवाल पूछते हैं मुतखल्लिस की तरह उन्होंने कहा कि आप क्या ये इस बात पे ज़रा बात कर सकते हैं जो इमिनेंट इन्वेजन है जो वेस्टरोस पे अभी हमला होने वाला है बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों का और उससे असर क्या होगा आपकी ज़िमनी मईशत पर क्योंकि अब विंटर हैज़ कम बहुत ज़बरदस्त सवाल उन्होंने किया है देखें जो विंटर इकॉनमी है वेस्टर्स का उस वक्त कुछ खास होता नहीं है जो सारा काम उससे पहले होता है होर्डिंग होता है विंटर के लिए कि विंटर बहुत सख्त होते हैं बिल्कुल ठीक अब जो इन्वेजन आ रही है इनका फायदा ये है कि लोग अंदर है उसमें राइटिंग तो नहीं हो सकती ठीक है थोड़ा ज़रा स्ट्रेंथ इसमें आ जाएगा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक बंदा नहीं आ रहा ठीक है 2-3 आ रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल है और जो विंटर में हालात है इकोनॉमी जो है वो वैसी भी दबी है इस केस में ज़रा और फसी भाई मैंने आज तक आपका इतना एक्यूरेट तजिया नहीं सुना वो सियासत पे मुझसे होता नहीं है वो ये क्योंकि रियल लाइफ चीजें हैं तो इसलिए अच्छा अहमद खान ने उसी मौजू पे जनाब कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब के पास ड्रैगन होता तो क्या उससे कोई खास फर्क पड़ता ये ड्रैगन तो उनके पास बहुत है लेकिन आज एक ऐसे ड्रैगन है जो फसी ज़का साहब चाहते हैं कि वो वजीर आजम बन जाएं वो कौन है सर वो तो मेरे फेवरेट है तलाल चौधरी साहब ठीक है और फिर जनाब आखिर में एक जनाब हैं फ़ारूक साहब जो कहते हैं कि आप फसी ज़का साहब से पूछें कि मुल्क के मुस्तकबिल में वो क्या हमें चीज़ करनी चाहिए सॉरी जिससे मुल्क का मुस्तकबिल ठीक हो सकता है ये मुझे जो लगता है बहुत एक्सपेंसिव किस्म का सवाल है ऑनेस्टली अगर एक चीज़ हमें अभी चूज करना हो जी ये पानी का मसला है पानी का मसला बिकॉज पानी के साथ आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड है दूसरा आपका पावर का भी सीन है और तीसरा ये है कि हमारे पास सिर्फ 30 दिन का रिजर्व होता है और आपने देखा है कि पाकिस्तान जो इलाका है ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं वेपन्स ये जब मसला आएगा ना इसमें फिर आपको पता लगेगा कि पंजाबी कौन है पख्तून कौन है सिंधी कौन है ये जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और ऑर्डर है ये बहुत सख्त इफेक्ट अच्छा आखिर में फसी भाई अगर आप कोई पॉजिटिव बात करें और ये ज़ातों पे और पानी उस तरह समथिंग ऑन अ लाइट नोट अगर आप एंड करना चाहें ऑन अ लाइट नोट बस हम जैसे सर्वाइव करते रहे और भी करते रहेंगे उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा मुझे और फसी ज़का को अपनी राय से आगाह कीजिएगा और अगले हफ्ते तक इजाज़त दें खुदा हाफिज़